चैप्टर दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। इससे पहले हमने दो रेखीय समीकरण को ग्राफिक विधि से हल किया, प्रतिस्थापन विधि से हल किया, विलोपन विधि से हल किया। अभी हमें कौन सी विधि से हल करना है? वज्रगुणन विधि से हल करना है और x की वैल्यू ज्ञात करनी है। मैंने आपको बताया प्रतिस्थापन का मतलब क्या होता है, मैंने बताया विलोपन का मतलब क्या होता है। अभी वज्रगुणन का सिंपल सा मतलब होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्या होता है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तुम्हें इस प्रकार का वज्रगुणन का कोई सा भी सवाल होगा तो उसके लिए सूत्र किताब में दिया गया है, जो आपको याद करने में बड़ी कठिनाई होगी। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, आप ध्यान से देखिए, फिर सवाल को आगे करेंगे, थोड़ा टाइम लगेगा। तो माना कि इस अभी ये इक्वेशन नहीं ले रहे हैं, आपको वज्रगुणन विधि कैसे की जाती है, उसके पीछे का मेथड क्या है, वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, वो आप ध्यान से समझिए। तो हमने माना कि दो इक्वेशन क्या है, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। एक बात और ध्यान रखिए, जब हम वज्रगुणन विधि करते हैं तो किसी सवाल का अचर पद बराबर के उधर हो तो उससे पहले अचर पद को बराबर किधर लाना है? बराबर में शून्य होना चाहिए। ठीक है, यह बात वज्रगुणन विधि के लिए लागू होती है, यह आप हमेशा याद रखिए। अभी दूसरा हमारा क्वेश्चन क्या है, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ठीक है, यह हो गया। अभी वज्रगुणन विधि इससे पहले हमने 3 या 4 विधि देखी। हमारा मतलब क्या है, सभी विधियों से x और y की वैल्यू ज्ञात करना। तो इस वज्रगुणन विधि से हमें x और y की वैल्यू कैसे प्राप्त होगी, इसके लिए हम क्या करते हैं, इसे ऐसे लिखा जाता है x के बटे में। ठीक है, वज्रगुणन विधि हम कर रहे हैं, हमेशा ध्यान रखें, वज्र मतलब क्रॉस, क्या होता है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो हम x वाला पद ज्ञात कर रहे हैं, तो x वाला पद जब हम ज्ञात करते हैं तो हम x वाले पद को नहीं लेते हैं, सिर्फ x बटे में हमें अभी क्या लिखना है ये देखिए। तो हम क्या लिख रहे हैं, b1 इंटू c2, b1 इंटू c2। ठीक है, हमारा b1 तो पहले b1 इंटू c2, हमेशा x वाला पद के लिए हम ज्ञात कर रहे हैं तो y और अचर पद लिया जाएगा, y के गुणांक और अचर पद लिया जाएगा, यह बात ध्यान रखिए। तो y के आगे का जो संख्या होती है वो y के गुणांक होते हैं, तो ऊपर से चालू होता है हमेशा b1 इंटू c2। ठीक है, अभी गुणा करने के बाद बीच में हमेशा माइनस, उसके बाद क्या होता है, फिर y का नीचे वाला पद b2 इंटू c1 यहां पर लिखते हैं b2 इंटू c1, यह हमारा x का पद आ गया। फिर क्या लगाते हैं, बराबर y। अब y वाले पद के लिए तो y वाले पद को हम छोड़ देते हैं। ठीक है, y वाले पद को छोड़ देते हैं, तो अभी हमारा आगे कौन सा पद, y वाले पद के बाद क्या आ रहा है, c, हमारा अचर पद, हमारा अचर पद का गुणा होगा। कैसे? तो हम इसके आगे लिख नहीं सकते, मैं आपको यहाँ पर लिख कर समझा देता हूँ। अभी जैसे हमने x वाले पद के लिए लिया, हमारे दोनों पद आगे ही थे तो हमने लिख लिया, है ना। अभी y वाला पद है, तो y वाले पद के आगे क्या आ रहा है, अचर पद। पहले अचर पद लिखा जाता है c1 c2, उसके बाद क्या है a1 a2। वज्रगुणन का मतलब क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इसका इसमें गुणा हुआ, क्या होगा, c1 a2। तो लिखते हैं c1 a2 माइनस c2 तो गुणा a2 में, तो c2 a1। यह समझ में आया आपको? फिर क्या है, बराबर अचर पद। हमारा अचर पद का हमेशा हम c नहीं लिखते, क्योंकि हमारा x वाले चर पद के लिए हमने x लिख दिया, y वाले चर पद के लिए हमने y लिख दिया, और हमारा अचर पद है तो अचर पद के लिए हमेशा 1 लिखा जाता है। ठीक है, तो 1 लिख दिया हमने। अभी क्या करेंगे कि हमारा अचर पद के लिए, अचर पद यहां से खत्म हो गया तो फिर घूम के कहां जाएगा, x वाले पद पे। तो x वाले पद के गुणांक क्या है, a1 a2 b1 b2। फिर क्या बचा, हमें c को छोड़ देंगे तो क्या बचा, x और y, और हम इसके बाद घूम के कहां जा रहे हैं, x के पास। हमें पहले x वाले पद लेना है, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। a1 का गुणा किसमें होगा, b2 में, a1
B2, ठीक है, बीच में माइनस A2 का गुणा किसमें होगा, B2 में, तो A2 B1। यह आपको समझ में है, यह सूत्र होता है, यह मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। चलिए आइए सवाल देखते हैं। तो इसे मैं रफ कर देता हूं, यह रफ कर दिया, तो हमें दिया है वो लिखते हैं। दिया है 3y x माइनस 3y माइनस 7 बराबर 0। इक्वेशन फर्स्ट। अभी हमें दूसरी इक्वेशन क्या दी है, 3x माइनस 3y माइनस 5 बराबर 0। अभी हम क्या देखते हैं कि हम जब वज्र गुणन विधि करते हैं तो हमारा बराबर से 0 होना चाहिए। अचर पद बराबर किधर है, तो इसको इधर लेके आ जाते हैं, तो इसमें लाने की जरूरत नहीं, पहले से ही हमारा बराबर में 0 है और अचर पद इक्वेशन के साथ में है। पर हम देखते हैं कि जो दूसरा समीकरण है यह थोड़ा बड़ा है, पर इसे हम 3 से भाग दें तो सभी पदों में भाग चला जाएगा। 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। तो हम क्या करते हैं, पहले इस समीकरण में 3 से भाग देके समीकरण को छोटा कर लेते हैं, हमें पूरा जोड़ घटाव करने में आसानी हो। चलिए, इक्वेशन डिवाइड बाय 3, चलिए ये करते हैं। तो क्या है, 3x डिवाइड बाय 3, सभी पदों में गुणा हुआ, 3y बाय 3 माइनस 15 बाय 3 बराबर 0 में 3 भाग करेंगे तो 0 आता है। 3 से 3 कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 3 से 15 कैंसिल हो गया, 5 आया। हमारा इक्वेशन क्या बना, x माइनस y माइनस 15 बराबर 0। इक्वेशन सेकंड। अभी वज्र गुणन विधि से हल करते हैं, तो पहले हमारा क्या आएगा, x वाला पद आएगा। पहले मैं समीकरण को ऊपर लिख देता हूं कि आपको दूर दूर है तो कंफ्यूजन ना हो। x माइनस 3y माइनस 7 बराबर 0। तो समीकरण क्या है हमारा, x माइनस y माइनस 5 बराबर 0। अभी वज्र गुणन विधि से हल करते हैं, हमारा पहले x वाला पद आता है, तो x वाला पद ले लिया। हम जिस पद को लेते हैं उसको हम पूरी तरह छोड़ देते हैं, उसके आगे के गुणांक लेते हैं। उसके आगे के गुणांक लेने के लिए हमें क्या बचता है, y और अचर पद। तो हमारा y के गुणांक के समीकरण 1 और 2 के y के गुणांक क्या है, इसे हम लिख लेते हैं -3, कुछ नहीं है तो -1। हमारा अचर पद क्या है, -7। साथ में हमेशा चिन्ह भी लिए जाते हैं, यह बात आप ध्यान रखिए। जो गुणांक के आगे है तो इसका गुणा इसमें होगा, तो -3 इंटू -5, बीच में माइनस का निशान आता है तो माइनस का निशान लगा दिया हमने। -1 का गुणा इंटू -7, तो यह हमने लिख दिया। इसे रफ कर देते हैं, बराबर x के बाद क्या आता है हमारा, y आता है, तो y ले लेते हैं। y हमने लिया, तो अभी y हमारा बीच में है, तो कौन सा पद हम पहले लेंगे, y के बाद हमारा क्या रहा है, y के बाद हमारा क्या रहा है, अचर पद। तो पहले हम अचर पद लेंगे। यहां मैं लिख देता हूं कि आपको अच्छी तरह समझ में क्या है, -7 -5 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के लिए। फिर अचर पद के बाद क्या रहा है, x वाला पद, इसके गुणांक क्या है, 1 और 1, तो इसे लिख लेते हैं। अब वज्र गुणन का मतलब होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, हम कर देते हैं। पहले C1 का गुणा B1 का गुणा C2 में होगा, तो करते हैं तो क्या होगा, ऊपर से चालू करते हैं गुणा। हमेशा ध्यान रखिए, नीचे से चालू नहीं करना या ऊपर चालू नहीं करना, लेफ्ट साइड के ऊपर वाले संख्या से चालू होता है। हमारा ये क्या है, C1 का गुणा कितना होगा, A1 में। चलिए ये करते हैं, तो -7 इंटू 1, बीच में हमेशा माइनस आएगा, यह बात आप ध्यान रखिए। फिर -5 का गुणा किया हमने इंटू 1 में, y वाला भी पता आ गया हमारा। अभी इसे हम रफ कर देते हैं, अभी इसे हमें जरूरत नहीं तो इसे भी हम अभी रफ कर सकते हैं। आगे मेरे को लिखने की जगह नहीं तो बराबर मैं यहां लिख देता हूं।
ठीक है, तो हमारा x वाला पद प्राप्त हो गया, हमारा y वाला पद प्राप्त हो गया। अभी हमारा अचर पद बाकी है, तो अचर पद के लिए हम ऊपर क्या लिखते हैं, 1 लिखते हैं। यह बात हमेशा ध्यान रखिएगा, 1 लिखा हमने। अभी हमारा अचर पद के बाद कुछ है क्या, नहीं है, तो हम पहले नहीं बाद वाला लिखते हैं। तो अचर पद से हम वापस घूम के जाएंगे किस पे, तो हमारा x वाला पद आ रहा है गुणा करने के लिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के लिए, तो इसके गुणांक क्या है, 1 1 1 1 ले लिए। फिर x के बाद क्या आता है, y, तो y का गुणांक क्या है, -3 -1 दे दिया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऊपर से नीचे की तरफ, फिर नीचे से ऊपर की तरफ, तो 1 का गुणा करते हैं, 1 इंटू -1 माइनस, फिर 1 का गुणा -1 में होगा, 1 का गुणा -3 में होगा, बीच में -1 इंटू -3, तो -3 लिख दिया मैंने, यह हो गया। तो अभी इसकी जरूरत है तो मैं रद्द कर देता हूं। अभी इसको सॉल्व करते हैं, चलिए। तो यहां पर मैं सॉल्व करता हूं, x -3 का -5 में गुणा किया, क्या आया 15, बीच में हमारा माइनस है तो माइनस लगा देते हैं। अभी -1 का गुणा -7 में क्या आया, तो 7 बराबर y वाला पद लेते हैं, y वाला पद क्या है, -1 -7 गुणा +1 में क्या तो आया -7, बीच में हमारा माइनस है तो माइनस लगा देते हैं। -5 का गुणा +1 में क्या तो आया माइनस का 5, ठीक है, बराबर। इसकी जरूरत है तो इसे भी मैं रद्द कर देता हूं। अभी हमारा बराबर में क्या बचा, अचर पद वाला, अचर पद के ऊपर क्या आता है, 1 आता है, तो 1 लिख दिया मैंने, ठीक है। अभी 1 का गुणा -1 में करेंगे तो क्या आएगा, -1, तो -1 लिखते हैं, बीच में माइनस का साइन आता है तो लगा दिया हमने। -3 का गुणा 1 में करेंगे तो क्या आएगा, -3, ठीक है, ये लिख दिया। अभी इसे मैं रद्द कर देता हूं कि इसकी जरूरत नहीं है। अब आगे हम सवाल में बढ़ते हैं। x बराबर 15 में से 7 गया तो 8 बचता है, 8 लिख देते हैं। 15 और 7 में कौन बड़ा है, 15 साइन किसका है, प्लस का, तो यह प्लस का आ गया, बराबर y। अभी यह माइनस का 7 था तो माइनस का माइनस रहेगा, और ये ब्रैकेट में माइनस का 5 है, ब्रैकेट के बाद माइनस है, तो माइनस और माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, बराबर 1 माइनस का 1। अभी यह माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, इसे लिख लेते हैं। x बराबर 8 बराबर y बराबर -7 प्लस का 5, क्या होगा, माइनस होगा, पर चिन्ह किसका आएगा, बड़ी संख्या किसकी है, माइनस की, तो 7 में से 5 गया 2, -2 बराबर 1, माइनस का 1 प्लस का 3, तो अभी 3 में प्लस माइनस हमेशा माइनस होता है, तो 3 में से 1 गया तो आया 2, पर बड़ी संख्या किसकी है, प्लस की, तो चिन्ह क्या आएगा, प्लस का, ठीक है। अभी हमने x, y और अचर पद को पूरी तरह हल कर लिया क्या। अब इसके बाद हमें x और y की वैल्यू निकालनी है। एक बार x वाले पद को अचर पद के बराबर रखते हैं, फिर y वाले पद को अचर के बराबर रखते हैं, और हम मान निकाल लेते हैं। चलिए आइए, तो x 8 बराबर 1/2, तो क्या होगा, यह हमारा 8 गुणा भाग, यहाँ पर भाग में है तो बराबर को उधर जाके होगा गुणा में। तो चलिए आइए करते हैं, x बराबर 8 इंटू 1/2, हमारा 8 यहाँ भाग में था, बराबर को उधर जाके गुणा में हो गया, ठीक है। तो 2 से काटेंगे तो 2 एकम 2, 2 चौके 8, तो x का वैल्यू क्या आया, 4 आ गया। इसी प्रकार y वाले पद को इसके बराबर रख देते हैं। चलिए, y बराबर 2 बराबर 1/2, ठीक है। तो हमारा ये 2 इधर भाग में है, बराबर उधर क्या होके जाएगा, गुणा में, y बराबर 2 इंटू 1/2, ठीक है। 2 से 2 कैंसल, y बराबर हमारा क्या आया, 1। हमें वजन गुणन विधि से x और y की वैल्यू निकाल लेती, हमें x और y की वैल्यू आ गई, आंसर लिख देते हैं हम लास्ट में।
x बराबर 4, y बराबर 1। मुझे आशा है आपको वज्र गुणन विधि समझ में आई होगी, क्योंकि सभी विधियों में यह विधि थोड़ी डिफिकल्ट है, हार्ड है। धन्यवाद।